हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी स्नातक स्तर के लिए, यानी कि ग्रेजुएट लेवल के लिए। दोस्तों, अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना इसमें दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछला मॉडल पेपर अगर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और सीईटी की तैयारी के लिए दोस्तों चैनल है वो अभी सब्सक्राइब करें। और आज से दोस्तों क्लासें हैं वो सारी की सारी है वो शुरू हो जाएगी। आपको प्ले लिस्ट में सारे फोल्डर मिल जाएंगे। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 2। देखिए, पहला प्रश्न है, भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारत संघ की अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे दोस्तों बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजा थे। ठीक है, 7 अगस्त 1947 को महाराजा शार्दुल सिंह ने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, एक ही आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? एक ही आंदोलन दोस्तों कौन से स्थान से प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों मातृकुंडिया ग्राम से प्रारंभ हुआ था ये एक ही आंदोलन, चित्तौड़गढ़। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? वो कारण था दोस्तों चौरी कर। ठीक है, चौरी कर लगा दिया गया था, यानी कि पुत्री के विवाह पर दोस्तों आपको कर देना होता था। ठीक है, यहां पर अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे इनमें से। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे तो वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अर्जुन लाल सेठी थे दोस्तों। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी। तो यहां पर अपना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान ताम्रकालीन संस्कृति स्थल कोल माहोली किस जिले में है? राजस्थान ताम्रकालीन संस्कृति स्थल कोल माहोली किस जिले में है? तो दोस्तों ये कोल माहोली कहां पर है? तो ये है दोस्तों सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? दोस्तों यहां पे देखिए, कुंभा द्वारा कौन से ग्रंथ रचित है वो अपने को यहां पर बताना है और कूट भाषा में उत्तर देना है। यहां पर देखिए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसिक प्रिया। दोस्तों ये चारों के चारों जो ग्रंथ हैं ये दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 चारों ही सही है। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इतिहास में टाटा टोपी को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए दोस्तों बताइए ये ऐसा किसने कहा था? दोस्तों ऐसा किसने कहा था? इतिहास में टाटा टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि यह सजा किस लिए दी गई। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये कहा था दोस्तों कैप्टन सोवर्स ने। एक ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, पूना पैक्ट निम्न में से किन के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य ये पूना पैक्ट हुआ था। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है और कूट भाषा के आधार पर अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए कथन ए में देखिए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, बिल्कुल सही है। कारण आर देखिए, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांत किसने दिए? दोस्तों पंचशील के जो सिद्धांत है वो किसने दिए थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? दोस्तों 1857 के विद्रोह की जो प्रथम घटना है वो कहां पर हुई थी? दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, 10 मई को मेरठ में हुई थी दोस्तों ये। ठीक है, प्रथम देखिए मेरठ में नहीं, यहां पर बताइए कहां पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, बैरकपुर छावनी में। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मंगल पांडे भी यही थे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? बताइए होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरू किया था एनी बिसेंट और तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने ये होम रूल मूवमेंट यानी कि आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? दोस्तों ईसाइयों की भावना है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, कि ईसा इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हाथ पर पहने जाने वाला आभूषण है नोगरी। ठीक है, याद रखना नोगरी आभूषण है ये मोतियों की लड़ों के एक समूह जैसा होता है और ये हाथ का आभूषण है और चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? 1956 में राजस्थान पुनर्गठन के बाद किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो समिति कौन सी थी जिसकी सिफारिश पर यह किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, रखन किसका आभूषण है? दोस्तों रखन है ये किसका आभूषण है? तो दोस्तों ये दांत का आभूषण है रखन है। ठीक है, याद रखना रखन है ये दांत का आभूषण है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? दांत का आभूषण है, ये सी नंबर का ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? ये तो सभी को पता भी होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें जसनाथी संप्रदाय से संबंधित हैं ये सारे के सारे संत। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
जेठ मल्होत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, इनको जाना जाता है दोस्तों आलम जी के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है कि गलत युग्म कौन सा है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। गौतमेश्वर का मेला सिरोही में बढ़ता है, बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, ये अपना बाड़मेर गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विभिन्न नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए अपने को असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन है वो कौन सा है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, गींदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। गींदड़ नृत्य है ये शेखावाटी से संबंधित है। आगे देखिए, कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग सम्मिलित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य में नकली घोड़े का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य के मुख्य पात्र हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये राई और बुढ़िया है, ठीक है। ये बुढ़िया शिव को कहते हैं, ठीक है। तो ये राई और बुढ़िया ये गौरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं दोस्तों, ना कि कालबेलिया नृत्य के। तो अपना इसमें तीसरा नंबर का गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको कहते हैं सामेला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सामेला, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें नोम चोमस्की, नोम चोमस्की। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? बताइए कौन सा जो चित्रकार है वो बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए जय किशन मैथेरन था, अबू हमीद था, साहब मोहम्मद था, लेकिन नानक राम नहीं था, ठीक है। जो ये नानक राम है ये किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो दोस्तों मीनाकारी की जो कला है वो दोस्तों लाहौर से लाई गई थी राजा मानसिंह के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मानसिंह प्रथम के द्वारा ये मीनाकारी की जो कला है ये राजस्थान में लाई गई थी सर्वप्रथम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानसिंह प्रथम। आगे देखिए, यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कहा था दोस्तों जालोर के किले के बारे में कहा था। किसने कहा था? तो हसन निजामी ने कहा था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाथुल्ला दर्रा कहां पर स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा है ये कहां पर है? तो ये सिक्किम में है दोस्तों नाथुल्ला दर्रा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट। आगे देखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं है, बताइए गंगा की सहायक नदी नहीं है तो कौन सी नदी नहीं है गंगा की सहायक नदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों गोमती है, घाघरा है, सोन है, लेकिन मानस नहीं है, ठीक है। मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानस, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बॉम्बे हाई अपने धरोहर के लिए जाना जाता है। बॉम्बे हाई दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, यहां से तेल उत्पादन होता है, ठीक है, यानी कि पेट्रोलियम।
तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक श्रृंगी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? एक श्रृंगी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें असम, पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है दोस्तों एक श्रृंगी गेंडा। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, भारत में पीत क्रांति का संबंध है। भारत में पीत क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तिलहन के उत्पादन के साथ में ये संबंध है पीत क्रांति। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों म्यांमार। ठीक है, म्यांमार है, ये स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान तीनों घिरे हुए हैं। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ये दोस्तों भारत का दक्षिण छोर है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन लाख का सर्वाधिक उत्पादन, दोस्तों लाख का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार रहा है। बताइए, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का औसत आकार कितना रहा है? तो कितना रहा है? तो दोस्तों 2.73 हेक्टेयर रहा है, 2.73 हेक्टेयर रहा है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में भू उपयोगी सांख्यिकी 2019-20 सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान में भू उपयोगी सांख्यिकी 2019-20 सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए तपा बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के तहत पोखरण पोटरी, ब्लू पोटरी, डोरिया तथा सांगानेर एवं बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे शिल्प के लिए जीआई यानी कि जीआई टैग, जिसको अपन बोलते हैं भौगोलिक संकेतक, पंजीकृत प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये किसने प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये रूडा ने प्राप्त किया है। किसने? रूडा ने प्राप्त किया है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूडा ने प्राप्त किया है। 40 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011 से 2012 एवं प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही? तो प्रति व्यक्ति आय क्रमशः कितनी रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिर कीमतों पर 81,231 रही और प्रचलित कीमतों पर दोस्तों 1,35,218 रही। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? बताइए, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 30 अक्टूबर 1974 को। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नए प्रावधान कब से प्रभावी हो गए हैं? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के नए प्रावधान कब से प्रभावी हो गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 जनवरी 2022 से। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष की गई? 1 अक्टूबर 1964 को दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले में? सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किस जिले में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों वो है टोंक जिले में। टोंक जिले में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें।
आगे देखिए यहाँ पर राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या थी। राजस्थान में अंतिम राष्ट्रपति शासन की अवधि है वो क्या थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना, इसमें देखिए ये 92 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, ठीक है। 1992-93 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। राज्य में संसदीय सचिव है वो किसके समक्ष शपथ लेता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मुख्यमंत्री के समक्ष शपथ लेता है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त अस्तित्व में है। राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां अस्तित्व में है, 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 17। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा में 17 स्थायी समितियां हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड यहाँ पर दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उपाधियों का निषेध, दोस्तों उपाधियों का निषेध, तो ये कौन से अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 18 में है, उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत ये है अनुच्छेद 18 में, ठीक है। और देखिए यहाँ पर धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। ये कौन से अनुच्छेद में है, ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। देखिए यहाँ पे धार्मिक, तो यहाँ पे अनुच्छेद 26 इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 26 इसका सही उत्तर होगा। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, तो ये अनुच्छेद 29 होगा इसमें। और शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21 में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या होना चाहिए, अपना राइट आंसर होना चाहिए 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब पहले इसमें 3 4 1 2 कर लेना, ठीक है। 3 4 1 2 कर लेना दोस्तों, इसमें 3 4 1 2 कर लेना इसमें, ठीक है। क्योंकि उपाधियों का जो निषेध है यह अनुच्छेद 18 में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 4 1 2 कर लेना, राइट आंसर हो जाएगा अपना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो करता है कौन, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है, जिसको अपन केग के नाम से जानते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए। तो दोस्तों देखिए पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है, ये दोस्तों मौलिक अधिकार है, ये नहीं दिया गया है पुलिस को, ठीक है। या फौजदारी कानून में ये मूल अधिकार है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 48 का है, अनुच्छेद 48 का है। देखिए अनुच्छेद 48 यहाँ पे गोवध निषेध की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों 48 का, ठीक है। गोवध निषेध राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। तो दोस्तों अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है
अनुच्छेद 48 होगा दोस्तों इसमें। गोवध निषेध ये आएगा दोस्तों अनुच्छेद 48 में, और 48 क में आएगा दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 69वें संविधान संशोधन में दोस्तों दिल्ली में विधानसभा की स्थापना है वो की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा। ये जो संशोधन अधिनियम हुआ था ये 1991 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कौन सा भारत के संविधान के भाग 4A में वर्णित मूल कर्तव्य नहीं है? तो कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल कर्तव्य की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, बिल्कुल सही है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, यह भी बिल्कुल सही है, मूल कर्तव्य में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोन्नत करें, यह अपना मूल कर्तव्य नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यह अपना मूल कर्तव्य है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा? तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे देखिए भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित है, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें कथन है वो सत्य है। ठीक है, अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला कथन आप देखिए, इसमें भारतीय विधान पालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपने को यहाँ पर कूट भाषा में है वो सीधा सा उत्तर भी देना है कि कौन कौन से कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे तो भारतीय विधान पालिका में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन शामिल है, बिल्कुल सही है। भारतीय जो विधान पालिका है ये संसद और संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, बिल्कुल सही है। पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए यदि राष्ट्रपति विधेयक को लौटाना चाहे तो वह 1 माह के भीतर ऐसा करेगा, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें ऐसा राष्ट्रपति नहीं कर सकता। ठीक है, 14 दिन के भीतर। आगे देखिए दोस्तों राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति हेतु आरक्षित विधेयक को 2 माह के भीतर विधायिका के पुनर्विचारार्थ भेजा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा इसमें। गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में संविधान द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति सहमति, विलंब अथवा असहमति घोषित करता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला और चौथा कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है मित्रों। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का परिणाम नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। दोस्तों अब यहां पर भी देखिए अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। क्या करना है? कूट भाषा में अपने को यहां पर क्या करना है? उत्तर देना है। देखिए दोस्तों राज्य विधानसभा का विघटन, बिल्कुल सही है। राज्य में मंत्री परिषद को हटाया जाना, ये नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का परिणाम मंत्री परिषद को हटाया जाना, ये नहीं है। स्थानीय निकाय का विघटन लेना, राज्य शासन को संघ सरकार द्वारा अधिकार में लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1, 3, 4। 1, 3, 4 इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें
मोरारजी देसाई के। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह है आयोजित हुआ। पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह है आयोजित हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा भारी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा भारी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 1 महीने के भीतर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि दोस्तों भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, और वित्तीय घाटा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वित्तीय घाटा। ये मौद्रिक नीति का उपकरण है, वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा अपना कौन सा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 62 नंबर का प्रश्न है, कथन और कारण दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए, खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है मित्रों। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जंगली मुर्गे के लिए तो ये तो सभी को पता है, जंगली मुर्गे हैं ये दोस्तों प्रसिद्ध है कहाँ के? तो ये माउंट आबू अभ्यारण्य के प्रसिद्ध है ये जंगली मुर्गे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माउंट आबू। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जीडीपी तथा एनडीपी में अंतर होता है। जीडीपी तथा एनडीपी में अंतर होता है, तो क्या होता है जीडीपी और एनडीपी में अंतर? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीडीपी और एनडीपी में जो अंतर होता है वो होता है दोस्तों इसमें मूल्यह्रास का। ठीक है, मूल्यह्रास का अंतर होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन से शब्द का? तो इसमें डिविडेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नवीन आर्थिक नीति 1991 के एक भाग के रूप में बैंकिंग क्षेत्र सुधार किए जाने हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें पहला कथन है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, और देखिए दोस्तों आगे यहाँ पे देखिए, बैंकिंग क्षेत्र सुधार नरसिम्हन समिति रिपोर्ट 1 और 2 1991 व 1998 के आधार पर लागू किए गए, दोस्तों बिल्कुल सही है। देखिए, नरसिम्हन समिति ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नरसिम्हन समिति के द्वारा बैंकिंग सुधार एक तो सिफारिश की गई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण की सिफारिश है वो नहीं की गई थी। तो यहाँ पर अपना इसमें गलत हो जाएगा तीसरा नंबर का कथन। कूट भाषा में अपने को बताना था कि कौन सा सही है, तो इसमें दोस्तों पहला और दूसरा कथन सत्य है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण है वो किया गया। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कौन से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा,
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए, मत्स्य, डेयरी और कृषि। ठीक है, तो कौन से आर्थिक गतिविधियां प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्रारंभिक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये तीनों ही क्षेत्र आते हैं, मत्स्य, डेयरी और कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3 तीनों सही है। आगे देखिए, रोजगार का संबंध है, तो दोस्तों रोजगार का संबंध किससे है? रोजगार का संबंध है दोस्तों कार्यशील जनसंख्या से। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कार्यशील जनसंख्या से। आगे देखिए, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो प्रथम स्टेशन है वो है मुनाबाब में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुनाबाब में। आगे देखिए, अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है? वो है दोस्तों पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा। पवन, सौर, भूतापीय ऊर्जा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान रिफाइनरी पंचमद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान रिफाइनरी पंचमद्रा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन सा? तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए, राजस्थान रिफाइनरी पंचमद्रा की बात कर रहा हूं, इसमें देखिए, इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20% है, वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत है दोस्तों। ठीक है, ये प्रतिशत दोस्तों 74% तो HPCL का और 26% राजस्थान सरकार का इसमें हिस्सा है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों पहला कथन है वो इसमें क्या है? गलत है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं। ये प्रश्न काफी बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा जोड़ा गलत है? एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है प्रमुख खाने हैं। ठीक है, देखिए, सीसा जस्ता राजपुरा बिल्कुल सही है दोस्तों। सीसा जस्ता की खान है वो राजपुरा में है। लोहा अयस्क की खान है वो दोस्तों दरीबा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए, तांबा डाबला में दोस्तों, तांबा है ये डाबला में दे रखा है, बिल्कुल सही है। डाबला लीलवाणी, डाबला और लीलवाणी दे रखा है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों तांबे की जो खान है वो दोस्तों खेतरी सिंगाड़ा में है दोस्तों, झुंझुनू में। ठीक है, और ये लीलवाणी है ये मैग्नीज की खान है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट की खान है ये जामर कोटड़ा में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जोड़ा गलत कौन सा है? सी नंबर वाला है, तो ये अपना सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 74 नंबर का प्रश्न है, सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या थी? सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहां पे मैं बताऊंगा आपको, देखिए, सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है तो वो है दोस्तों, देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं सर्वाधिक जनघनत्व की तो वो है जयपुर में, जयपुर के बाद में नंबर आता है भरतपुर का। ठीक है, और सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में है, 93.7% है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो कोटा में है, 60.30%। तो यहाँ पे डूंगरपुर और कोटा अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, 2015-16 में राजस्थान में भूजोतों का औसत आकार था, भूजोतों का जो औसत आकार था वो दोस्तों कितना था? तो दोस्तों 15-16 के अनुसार पूछा है तो 2.73 हेक्टेयर था दोस्तों, 2.73 हेक्टेयर था। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अब अपने जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ हो चुके हैं मित्रों। देखिए, प्रोटीन की कमी से या प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों रोग होता है कौन सा? तो वो होता है देखिए क्वाशियोरकॉर। ठीक है, क्वाशियोरकॉर। ठीक है, ये रोग होता है दोस्तों प्रोटीन की कमी से। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 77 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है म्यूकर। कौन सा है? म्यूकर। तो यहां पर दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, म्यूकर।
आगे देखिए, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को निम्न के रूप में जाना जाता है। बताइए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दें, ठीक है, दुगना, यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो दोस्तों वो होगी 4 गुनी होगी। उसकी गतिज ऊर्जा है वो 4 गुना होगी, ठीक है, चौगुनी हो जाएगी। यहां पर चौगुनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों क्लोरीकरण। क्लोरीकरण। तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी के बारे में कौन सा कथन सही है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन इसमें सही है? यहां पर देखिए, इसे भारत में स्वदेशी रूप में विकसित और संचालित किया जा रहा है। यह दोस्तों इसमें बिल्कुल सही कथन है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? बताइए, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना, यह फ्लोएम का कार्य है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप है। इसको दोस्तों सर्वदाता यानी कि सार्वजनिक दाता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल है। जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल है तो बताइए क्या शामिल है? तो दोस्तों इसमें शामिल है जैविक और अजैविक घटकों के माध्यम से पोषण चक्र। यह है दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र में शामिल। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बताइए, जीएसटी कार्यों के प्रशासन हेतु फेसलेस मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजस्थान। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 87 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली एवं देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? बताइए, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी है वो कहाँ पर बनेगी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रावतबाटा, गांधी सागर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देश की पहली चीता सफारी है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में है, ठीक है। यहाँ पर ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ जीवाश्म फॉसिल पार्क का निर्माण किया जा रहा है? बताइए, कहाँ पर जीवाश्म फॉसिल पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये किया जा रहा है जामरकोटड़ा, उदयपुर में। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 89 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किसे राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर प्रभात दीक्षित को दोस्तों राजस्थान वुमन लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? बताइए, सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने 31 मार्च 2025 तक किस टाइगर रिजर्व में निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे देखिए, हाल ही में काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? हाल ही में काकाणी आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस जिले का पहला भारत सरकार द्वारा क्वालिटी सर्टिफाइड केंद्र बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जोधपुर ग्रामीण। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो दोस्तों राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान। इन दोनों ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में भाग लिया है और ये दोनों के दोनों है वो दोस्तों निशानेबाज है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में सचेतक बनाया है? बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में सचेतक बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दामोदर अग्रवाल को बनाया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, और ये भीलवाड़ा के सांसद है। नेक्स्ट आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में चर्चित चांदीपुरा वायरस किस माध्यम से फैलता है? चांदीपुरा वायरस है वो किस माध्यम से फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंड फ्लाई मक्खी के माध्यम से ये फैलता है। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शिक्षा विभाग पंचांग के अनुसार किस दिन सरकारी स्कूलों में धारा 370 समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा? शिक्षा विभाग पंचांग के अनुसार किस दिन सरकारी स्कूलों में धारा 370 समाप्ति के अवसर पर स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 5 अगस्त को। तो यहाँ पर ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान वन विभाग के अनुसार राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों बाघों की जो संख्या है वो है 133। कितनी है? राजस्थान में बाघों की कितनी संख्या है? 133 है। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रारंभ हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए, अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अव उपसर्ग का प्रयोग है वो किस में हुआ है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अव उपसर्ग के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर अवाप्ति। ठीक है, अवाप्ति के अंदर दोस्तों देखिए अव उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है? कृति शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कितने प्रत्यय से हुआ है? राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 98 नंबर का प्रश्न है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है? तो वह समास कहलाता है दोस्तों कौन सा? तो वो कहलाता है इसमें द्वंद्व समास कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? तो सभी शब्द पर्यायवाची किस में है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सहशास्त्र, मध्वा, विडोजा, पर्वतारी, ये सभी जो शब्द है वो पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोमार्थक शब्द है। दोस्तों यहाँ पे अपने को देखिए 2 शब्द दे रखे हैं, उनके विलोम अपने को बताने हैं। एक तो सूम है और एक नरसंगीक है। ठीक है दोस्तों, सूम का विलोमार्थक हो जाएगा देखिए पोवार्त्य और नरसंगीक का हो जाएगा दोस्तों परसर्ग। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 40 आपको दिखाई दे रहा होगा, ये संख्यावाचक विशेषण है। कक्षा में यानी कि इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 102 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सही कौन से शब्द का संधि विच्छेद है वो अपने को यहाँ पर बताना है। आपको दिख गया होगा दोस्तों भानु प्लस उदय, तो यहाँ पर दोस्तों भानुदय ये एक मात्रा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है,
यानी कि किस क्रम में विराम चिन्ह का प्रयोग ठीक क्रम में नहीं हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा दोस्तों। देखिए वाह के नीचे दोस्तों ये लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है। वाह आपने तो कमाल कर दिया, ये इसमें दोस्तों इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, ये भी दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है, तो बताइए सभी अशुद्ध शब्द है वो किस में है। तो दोस्तों यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो षष्टम, अंतर्ध्यान, अंतरसाक्ष्य, दृष्टव्य, ये जो शब्द दे रखे हैं ये सारे के सारे दोस्तों अशुद्ध शब्द है। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रभुता पाही काहि मद नाही लोकोक्ति का अर्थ है, तो दोस्तों लोकोक्ति का जो अर्थ हो जाएगा वो है दोस्तों उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने क्वेश्चन है वो दोस्तों इंग्लिश से संबंधित प्रारंभ हो चुके हैं। यहां पर देखिए खालिस्तान भरना है टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हैव टेकन टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। यहां पर दोस्तों देखिए हैव टेकन आएगा या हैड टेकन, ठीक है, टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें हैड टेकन आना चाहिए, ठीक है, हैड टेकन इसमें आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हैड टेकन ही आएगा, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हैड टेकन, ठीक है। आगे देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए दे हैव ट्रेंड डाउन ऑल ओवर सजेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसको पैसिव वॉइस में अगर अपन चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो दोस्तों इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा ऑल ओवर सजेशंस हैव बीन ट्रेंड डाउन। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द टीचर सेड टू अस द सनराइज इन द ईस्ट, द टीचर सेड टू अस द सनराइज इन द ईस्ट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में अपने को ये चेंज करना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें द टीचर टोल्ड अस दैट द सनराइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए द कमेटी कंप्राइज डिफरेंट व्यू मैन ऑफ वाइडली। तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है मैन ऑफ वाइडली के आगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर आ जाएगा वो है दोस्तों देखिए इसमें प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्रीपोजिशन ऑफ नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 110 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए जब मैं वहां गया वह सो रही थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सी स्लेप्ट ऑल द वाइल व्हेन आई वेंट देयर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए विदेशी व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसको कहते हैं वैश्वीकरण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। आगे देखिए कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंट का जो अर्थ होता है वो होता है इसमें देखिए पर्सन एंट्रस्टेड विथ नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आगे अपने दो क्वेश्चन है वो पैसेज से संबंधित है। आप पैसेज पढ़ोगे तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों एमएस एक्सेल के संदर्भ में बेमेल का चुनाव करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एमएस एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेमेल का चुनाव करना है, गोल शीट, डाटा टेबल और सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। ये तीनों इसमें सही है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट्रेट है वो इसमें गलत दे रखा है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर
को खोलने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है F7 का प्रयोग किया जाता है। F7 का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो वो है दोस्तों Ctrl+S, Ctrl+S। तो यहाँ पर अपना Ctrl+, देखिए नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो है Ctrl+M। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? बताइए कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें स्लाइड सॉर्टर। तो यहाँ पर स्लाइड डिजाइन इसका राइट आंसर होगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एड्रेस करता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एड्रेस करता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडोज 7 है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी फोटोशॉप, एक्सेल और वर्डपैड ये तीनों सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर करने या एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है विंडोज लोगो कुंजी +E। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 1 बाइट कितने बिट के बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 बिट के बराबर होता है 1 बाइट। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फुल फॉर्म एंड यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? सभी को पता होगा दोस्तों, इसमें वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है दोस्तों यूआरएल की फुल फॉर्म। आगे देखिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? कंप्यूटर के किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एंड्रॉइड। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 126 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आकृति यहाँ पर देखिए दे रखी है, ठीक है। अपने को उत्तर आकृति में बताना है कि आगे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन अपने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये है, ये ऐसा बन गया, अब ये ऐसा है, तो अब आगे कैसा बनेगा? दोस्तों इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा, बी नंबर वाला ऑप्शन, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं? दोस्तों अगर आप यहाँ पर त्रिभुज को काउंट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ये रहा, एक ये रहा 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक ये रहा 3, एक ये रहा 4, एक ये रहा 5 और एक ये रहा 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक ये पूरा 6 और एक ये पूरा 7, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज है वो 7 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 7। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 7 त्रिभुज है वो, 7 नहीं 8। यहाँ पर देखिए कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 1 मिनट चलो देखते हैं। ओहो ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। एक ये पूरा बन गया 6, एक ये पूरा बन गया 7, ठीक है। एक इसमें ये वाला बन गया दोस्तों 8, एक ये वाला बन गया 9, एक ये वाला बन गया इसमें 10, एक ये वाला बन गया इसमें 11। इसमें दोस्तों काफ़ी सारा 11 त्रिभुज है। कितने हैं? 11। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया,
प्रणव है वो 10 किलोमीटर कहाँ गया, उत्तर की तरफ गया। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको उत्तर की तरफ चला सकते हैं। जैसे ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर गया, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो यानी कि ये यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है उत्तर में। अब देखिए, अब वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, तो वो उत्तरी दिशा में है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पे उत्तर दिशा में ही है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बी का भाई ए है, बी का भाई है वो ए है, तो यहाँ पे ये बी का भाई है वो क्या है, ए है। सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री है वो कौन है, बी। ठीक है, तो ये बी है, ये सी की पुत्री है। और ए का पिता डी है, ए का पिता है वो कौन है, डी है। ठीक है, तो दोस्तों तो सी डी से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों ये तो पति पत्नी हो गए। ठीक है, पद क्या हो गए, दोस्तों सी डी की पत्नी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 130 नंबर का प्रश्न, एक विशिष्ट कोड भाषा में कंट्री को दोस्तों यहाँ पे BPTOSSX लिखा जाता है और स्टेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक माइनस किया गया है। ठीक है, सभी के अंदर एक के अंदर एक माइनस किया गया, दूसरे के अंदर एक प्लस किया गया है। सी में एक गया तो बी बचा, और ओ में एक प्लस किया तो पी आ गया। उसी प्रकार एस में अपन क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे तो दोस्तों आर आ जाएगा, और टी में एक प्लस करेंगे तो यू आ जाएगा। आर यू किस में है, और ये रहा बी नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें दोस्तों सीधी सी बात है, एक प्लस एक माइनस, सॉरी एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसा करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 6 18 8, आगे क्या होगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 36 का आधा कितना होता है, 18 होता है। ठीक उसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 64 का आधा कितना होता है, 32, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 132 से 35 तक ये जो प्रश्न है, ये आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट करानी है इनको। आप सिटिंग अरेंजमेंट करवाओगे तो आपका ये ऑटोमेटिक आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आप ऑटोमेटिक घर से इसका प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके 4 क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। देखिए, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सा वार होगा, तो कौन सा वार होगा, यानी कि दोस्तों परसों रविवार है तो आगामी शनिवार होगा। ठीक है, यानी कि आगामी कल के गत परसों बृहस्पतिवार होगा, तो बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी दोस्तों नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। 138 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों इसमें। ठीक है, ये शब्द यहां पर दे रखा है स्टेटमेंट। ठीक है, कौन सा शब्द दे रखा है, ये स्टेटमेंट शब्द दे रखा है। अब इसके अंदर है अपने को देखिए, ये प्रश्न है वो पूरा सही से टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, स्टेटमेंट में से अपन कौन सा शब्द है वो इसमें से बना सकते हैं। ठीक है, वो अपने को यहां पर बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है ये। देखिए यहां पे मैन शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, SAME भी बनाया जा सकता है। स्टार्ट, तो दोस्तों यहां पर देखिए स्टार्ट शब्द है वो नहीं बनाया जाता, और स्टेट शब्द भी यहां पर बनाया जा रहा है। तो यहां पर प्रश्न ये होना चाहिए था कि स्टेटमेंट में से कौन सा शब्द का प्रयोग अपन करके नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट जो शब्द है वो अपन इसमें से नहीं बना सकते। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर का प्रश्न है, मिष्टी या सॉरी यहाँ पर देखिए 139 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल के दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्म सप्ताह के दिन होगा। बताइए,
यानी कि उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा, ये तो आप निकाल सकते हैं। मिष्टी के जन्मदिन 27 अप्रैल से आराध्या के जन्मदिन 20 अक्टूबर तक कुल दिनों की संख्या कितनी है, तो आप वो उन सभी को टोटल कीजिए, फिर उसमें से 7 का भाग दीजिए, फिर उसमें कितने सप्ताह आते हैं वो देखिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं डायरेक्ट उत्तर दोस्तों, इसमें आएगा शुक्रवार। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न आकृति दे रखी है और उत्तर आकृति दे रखी है। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 142 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 9 संख्याओं का औसत 35 है, बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 81 को 18 अंकित किया गया, सही औसत अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले तो 9 × 35 कीजिए, कितना आ गया, 315 आ गया। ठीक है, फिर गलती से पढ़े हुए अंतर, तो 81 की जगह अपन ने 18 पढ़ लिया, तो दोस्तों कितने का लॉस हुआ, 63 का लॉस हुआ। तो दोस्तों अपने को 315 में 63 जोड़ने हैं, तो कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए 378। कितने हो गए, 378। अब 378 में अपने को 9 का भाग देना है, तो दोस्तों कितना आ गया, 42। ये अपना सही औसत आ गया, ये अपना सही औसत है वो आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 42 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जो 144 नंबर का प्रश्न है, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या 25% पेड़ आम के पेड़ है, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ है। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, तो बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं, तो बगीचे में कुल पेड़ कितने हैं, ऑप्शन उठा के कर लीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 आएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये भी आप साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आसानी से। ये इनकी जो प्रश्नावली है, ये मैं आपको कोशिश करूंगा कि अलग अलग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से करवा दूं। ठीक है, ये भी आप साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। जैसे 145 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 40% की छूट, फिर 30% की, और फिर 45% की छूट, और फिर 20% छूट के क्रमिक छूटों का अंतर ₹12 है, तो वस्तुओं का अंकित मूल्य है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसके ऊपर 40% की छूट दी गई। ठीक है, फिर 30% की छूट दी गई, फिर 45% की छूट दी गई, फिर 20% की छूट दी गई। ठीक है, तो ऑप्शन उठा के कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में सीधा सा निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन उठा के करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सोना पानी से 19 गुना भारी और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो। ठीक है दोस्तों, एक तरफ आप सोना लिख दीजिए, एक तरफ आप तांबा लिख दीजिए। ठीक है, तांबा को मैं टी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोना पानी से 19 गुना भारी, तो यहाँ पे मैं 19 गुना लिख देता हूँ, और यहाँ पर देखिए तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तो ये 9 गुना। ठीक है, इन दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो, तो दोस्तों ये 15 मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इनमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है दोस्तों 4 का, और इसमें अंतर कितने का आ रहा है, इसमें आ रहा है 6 का, यानी कि 6:4 आ रहा है। ठीक है, इसको अगर आप काटते हैं तो दोस्तों 2 से कट रहा है ना, ये 3 और ये 2, यानी कि 3:2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण बराबर हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो होगा इसमें दोस्तों 3:4। ठीक है, काट लीजिए, 3:4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, एक के 2 दिनों का काम
बी के 3 दिनों का काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12 दिनों में करेगा। ये आप ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप आसानी से। आगे देखिए, 2500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अपने को यहाँ पर क्या करना है? अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हैं। पहले तो आप साधारण ब्याज की निकाल लीजिए, फिर उसमें चक्रवर्ती ब्याज, मामूली सा अंतर आएगा, 4 रुपए का अंतर आएगा दोस्तों इसमें। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये 152 संक्रिय वर्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 4 सेमी है। इन वर्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने को यहाँ पर बताना था। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ, 198/7 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप कर लेना आप। ठीक है, तो दोस्तों ये इसी के साथ मैंने आपको ये जो स्नातक लेवल का सीईटी परीक्षा का जो पेपर है ये मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपने पिछला जो मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक स्तर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।